हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सुपर इंटरमीडिएट क्लासेस में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अच्छे हैं। दोस्तों, मैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा रहा था। उसमें आपने देखा होगा इन्फिनिटिव, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब बेस्ड ऑन नॉन फाइनाइट। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रिया है ये नॉन फाइनाइट इन्फिनिटिव। तो इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस इन्फिनिटिव चैप्टर में आप इन्फिनिटिव के हर एस्पेक्ट को, हर पहलू को बहुत अच्छी तरह जानेंगे, समझेंगे, और आपको फिर कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं रह जाएगा। इतनी अच्छी तरह आप जान जाएंगे, इसका मैं वादा करता हूँ। लेकिन आपको वादा करना है कि वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी हेजिटेशन या कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए चलते हैं समय ना खर्च करते हुए इन्फिनिटिव पर। इन्फिनिटिव यानी सीमाहीन क्रिया, क्रियात्मक संज्ञा कह सकते हैं इसको। इन्फिनिटिव का मतलब क्रियात्मक संज्ञा या सीमाहीन क्रिया। तो इन्फिनिटिव का जो रूल है दोस्तों, हिंदी में एक ऐसी क्रिया होती है जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार बाध्य ना हो अपने रूप को परिवर्तित करने के लिए। जैसे हमने देखा है फाइनाइट वर्ब होती है सब्जेक्ट के अनुसार, कभी यस अथवा यस जुड़ता है, कभी आईएनजी फॉर्म होती है, कभी फर्स्ट फॉर्म होती है, कभी सेकेंड होती है, कभी थर्ड होती है, वो अपने रूप को बदल देती है। तो उसे हमने फाइनाइट वर्ब कहना होता है, फाइनाइट वर्ब है वो। और नॉन फाइनाइट का नियम अपना अलग रहता है। नॉन फाइनाइट में जो इन्फिनिटिव है उसका अपना नियम एक अलग सा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या अगर वो इन्फिनिटिव को निगेटिव बनाना है तो नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कैसे पहचानेंगे, हाउ कैन वी इंट्रोड्यूस ऐसी क्रिया जिसके अंत में ना, नी, ने जुड़े रहते हैं, ना पर आ की मात्रा, ना पर ई की मात्रा, ना पर ए की मात्रा, ना, नी, ने, ऐसा शब्द जुड़ा होता है। ठीक है, ना, नी, ने। तो हमें पहचान लेना है वो इन्फिनिटिव है। सबसे पहले हम छोटे मोटे पहचान को जानेंगे, उसके बाद उसमें कॉम्प्लिकेशन आती जाएंगी। ठीक है, तो ना, नी, ने जुड़ा है तो इन्फिनिटिव है। कभी कभी ना, नी, ने जुड़ा रहता है तो उसमें के लिए या में ऐसा कुछ करके आ जाता है, फिर भी इन्फिनिटिव ही बनता है। तो चलिए समझते हैं इन्फिनिटिव की संरचना। पहले देख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ इन्फिनिटिव। व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ इन्फिनिटिव? तो इन्फिनिटिव जहां जिस क्रिया में ना, नी, ने आए उसको हमें बनाना है। जैसे लिखना आ गया तो हमने लिखना है टू राइट, पढ़ना टू रीड, सोना टू स्लीप। अब यही अगर इन्फिनिटिव निगेटिव में हो गया, नकारात्मक हो गया, यानी ना लिखना, ना टू राइट, ना पढ़ना, ना टू रीड, ना सोना, ना टू स्लीप, तो ये एक बेस नियम है, यही मुख्य नियम है। इसी के अंतर्गत बहुत सारे नियम हैं जो आप स्टेप बाय स्टेप, बिट बाय बिट, वीडियो आफ्टर वीडियो आप पढ़ते जाओगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, समझते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाला हूं फंक्शन ऑफ इन्फिनिटिव। वैसे तो इन्फिनिटिव बहुत हैं, ये आप देख सकते हो। इतने इन्फिनिटिव को क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, जिनमें ये स्टेप बाय स्टेप, बिट बाय बिट, वीडियो बाय वीडियो आप पढ़ते जाओगे। बस आपको निरंतर वीडियो देखना है। तो देखिए, समझिए इन्फिनिटिव कितने प्रकार के होते हैं। इन्फिनिटिव फ्रेजेस, पहले तो ये फंक्शन जो है एज ए नाउन, एक नाउन के रूप में काम करता है। कैसे करता है मैं अभी समझा रहा हूं। एज एन एडजेक्टिव, एक विशेषण के तौर पर काम करता है। कैसे करता है मैं अभी आपको बता रहा हूं वीडियो में। एज एन एडवर्ब, एडवर्ब के रूप में भी काम करता है। कैसे करता है मैं आपको बता रहा हूं। इसके अतिरिक्त इन्फिनिटिव फ्रेजेस, दूसरा है बेयर इन्फिनिटिव्स, तीसरा है स्प्लिट इन्फिनिटिव्स, चौथा है परफेक्ट इन्फिनिटिव, पांचवा है कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव, छठवां परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव और पैसिव इन्फिनिटिव। ये चीज आप वीडियो आफ्टर वीडियो पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं एज ए नाउन, एक नाउन के रूप में कैसे प्रयोग होता है। और उससे पहले हम ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। और थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्फिनिटिव
क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, इन्फिनेटिव क्रिया के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, और इन्फिनेटिव लिंकिंग वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में भी आ सकता है। और वो नाउन कैसे होगा, एज ए नाउन कैसे होगा, ये चीज आपको देखना है। तो सबसे पहले चलते हैं इस सेंटेंस पर, पहले हम नाउन पे बढ़ते हैं। सपने देखने और इसे पूरा करने के लिए अतुल्य साहस की आवश्यकता होती है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, अतुल्य साहस की आवश्यकता किन चीजों को होती है, सपने देखने और इसे पूरा करने के लिए। तो भैया जी दिस इज इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव है, एक एंड लग के ये इतना आ गया है, ये इन्फिनिटिव है, और इसकी मेन वर्ब है आवश्यकता होती है। किस चीज की आवश्यकता होती है, अतुल्य साहस की, ये लास्ट में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं, सपने देखने, यानी इसको इन्फिनिटिव बनाने के लिए बस टू लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म में, टू ड्रीम, है ना, टू ड्रीम यानी सपने देखने, एंड इसे पूरा करने के लिए। तो ये भी इन्फिनिटिव है, इसके के लिए से नहीं मतलब है, इसमें बस ना नी ने जुड़ा है तो हमें इन्फिनिटिव बनाना होता है। टू ड्रीम एंड देन, और फिर देन मैंने अपनी तरफ से लिखा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा देन छुपा हुआ है, सपने देखने और फिर इसे पूरा करने के लिए अतुल्य साहस की आवश्यकता होती है। तो टू ड्रीम एंड देन, फिर ये भी इन्फिनिटिव है, इसे पूरा करने के लिए। तो पूरा करना की यानी टू फुलफिल, टू ड्रीम एंड देन टू फुलफिल, किसको पूरा करने के लिए, इट मतलब इसे। ये देखो इन्फिनिटिव बना, कितना अच्छा इन्फिनिटिव बना, और ये सब्जेक्ट के रूप में दोस्तों काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो टू ड्रीम एंड देन टू फुलफिल इट, अब सिर्फ तुम्हें वर्ब लिख देनी है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होना यानी नीड या रिक्वायर। तो यहां हमने रिक्वायर्स कर दिया क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। किस चीज की आवश्यकता होती है, अतुल्य साहस की। अतुल्य का मतलब यानी इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, साहस यानी करेज, ठीक है। टू ड्रीम एंड देन टू फुलफिल इट रिक्वायर्स इनक्रेडिबल करेज। तो यहां पे देखिए इन्फिनिटिव ने काम किया एक सब्जेक्ट के रूप में, और यहां पे जो इन्फिनिटिव है वो ये है टू ड्रीम एंड देन टू फुलफिल इट। अब ये संज्ञा के रूप में कैसे काम करता है, यानी समथिंग, किसी चीज की, रिक्वायर्स यानी आवश्यकता है, करेज यानी साहस की। यानी अतुलनीय साहस की आवश्यकता किस चीज को है, सपना देखना और पूरा करना। तो एक तरह से ये नाम का बोध हो रहा है, सपना देखना यानी सपने, और इसकी पूर्ति, सपना और पूर्ति, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाँ, बस उसको क्रिया के रूप में लिख दिया गया है, एक्शन के रूप में लिख दिया गया है। तो ये किसी चीज की आवश्यकता को बता रहे हैं। तो किसी चीज की आवश्यकता यानी किसी नाउन, किसी नाम की आवश्यकता को बता रहे हैं, तो इसलिए ये काम कर रहा है एक्ट एज ए नाउन, ठीक है। चलिए माना इसमें नहीं समझ में आया तो आपको दूसरे सेंटेंस में समझ में आएगा। वह अपनी असहनीय और दयनीय दशा पर चीखना चाहता था, ठीक है। तो कौन चीखना चाहता था, इसको हमने लिख दिया वह ही। अब ये देखिए इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, यहां पे सब्जेक्ट ये है वह, और ये क्रिया है चाहता था। वो क्या चाहता था, चीखना। तो मेन वर्ब के बाद क्या का प्रश्न करके जो मिलता है वो एक्चुअली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो हमने यहां पे ये क्रिया के रूप में, क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में ही चाहता था, पहले टेंस सही बना लीजिए, ही वांटेड, ही वांटेड वो चाहता था। क्या चाहता था, चीखना, यहां पे इन्फिनिटिव है टू क्राई, टू क्राई, ये जो चीखना शब्द है ये इन्फिनिटिव है, ठीक। तो इसको हमने ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया, देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये बन गया। ही वांटेड टू क्राई, वो चीखना चाहता था। किस चीज पर चीखना चाहता था, अपनी असहनीय और दयनीय दशा पर। तो पर की अंग्रेजी यहां पे ओवर लिखेंगे, क्राई ओवर। अपनी की अंग्रेजी यहां से हमने लिख दिया हिज। असहनीय की अंग्रेजी अनबियरेबल। वर्ड मीनिंग तो भैया बहुत अच्छा याद होना चाहिए इंग्लिश के लिए। ओवर हिज अनबियरेबल एंड पिटिएबल
ठीक है। अब दशा की अंग्रेजी हो जाएगा कंडीशन। ये तो ट्रांसलेशन की बनाने की बात हुई, ट्रांसलेशन बना कैसे, उसके बाद समझिए ये है क्या। ही वॉन्टेड टू क्राई, वो चीखना चाहता था, ओवर हिज अनवेयरेबल एंड पिटिएबल कंडीशन। तो ये बन गया। अब यहां इन्फिनेटिव को कैसे मानेंगे कि ये नाउन का काम कर रहा है, कैसे मानेंगे कि इज एक्टिंग एज ए नाउन। तो वह चाहता था, वो वास्तव में क्या चाहता था, चिल्लाना, समथिंग चाहता था, वो कुछ चाहता था, कुछ चाहता था, कुछ यानी कोई नाउन चाहता था, तो उसको नाम दे दिया गया चिल्लाना। चीख, चीख एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर हम उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाएं तो क्राई, चीख एब्स्ट्रैक्ट रूप में होगा, तो उसको हम क्रिया के रूप में लिख दिए हैं टू क्राई, लेकिन वो काम कर रहा है नाउन का ही। तो ये ट्रांसलेशन बनाओ, आपने असहनीय और दयनीय दशा पर चीखना चाहता था। ही वांटेड टू क्राई ओवर हिज अनबियरेबल एंड पिटिएबल कंडीशन। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और ये लिंकिंग वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आ सकता है, सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहां पर देखिए, हमारा लक्ष्य सुधार करना है, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया हमारा लक्ष्य। अब यहां पर देखिए इन्फिनेटिव आ गया सुधार करना। ठीक, हमारा लक्ष्य सुधार करना है, तो एक सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है, कॉम्प्लीमेंट के अर्थ में है। जैसे समझिए, पहले ट्रांसलेशन बनाते हैं। हमारा लक्ष्य यानी आवर एम। ठीक, आवर एम। अब इसमें कोई वर्ब है नहीं, इसको लिंकिंग वर्ब यानी इज से बनाएंगे, इज हो गया। आप देखो सुधार करना, तो टू इम्प्रूव, ये बन गया। अब पहली बात तो ये इन्फिनेटिव है। ठीक, आवर एम इज टू इम्प्रूव यानी हमारा लक्ष्य सुधार करना है। अब ये संज्ञा कैसे हुआ, कैसे संज्ञा का काम कर रहा है। इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार। उस इम्प्रूवमेंट यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक क्रिया का मूर्त रूप दे देगा टू इम्प्रूव, तो इसलिए माना जाएगा कि वो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वो एक नाउन का काम कर रहा है। तो ये बन गया हमारा लक्ष्य सुधार करना है, आवर एम इज टू इम्प्रूव, ये इन्फिनेटिव है। तो आपने इसमें जाना कि एज ए नाउन जब वो एक्ट करता है तो सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, जैसा कि पहले वाक्य में आया, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आया टू क्राई, और सब्जेक्ट टू कंप्लीमेंट यानी कंप्लीमेंट के रूप में भी आ सकता है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया। आइए चलते हैं एडजेक्टिव के तौर पर वो कैसे आता है और इसको समझते हैं। तो चलिए जानते हैं हाउ इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। ये कैसे एक एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है इन्फिनेटिव, ये हम समझते हैं। एडजेक्टिव के तौर पर भी ये काम कर सकता है, किसी भी संज्ञा के ठीक बगल में लिखा हो करके वो आपको, मतलब किसी संज्ञा कोई नाउन है उसके बाद में लिखा रहेगा और उसको मॉडिफाई करेगा, उसके एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त रहेगा। ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। तो एज एन एडजेक्टिव यानी परामर्श लेने के लिए सबसे अच्छे लोग हमारे स्वयं के माता पिता हैं। तो पहले तो ये ट्रांसलेशन बनाते हैं तभी समझ में आएगा। परामर्श लेने के लिए सबसे अच्छे लोग हमारे माता पिता हैं। कौन सबसे अच्छे लोग हैं, सबसे मतलब ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, सबसे अच्छे लोग, ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक है, तो ये पहले लिखा जाएगा सबसे अच्छे लोग, क्योंकि ये उसकी विशेषता बता रहा है। परामर्श लेने के लिए सबसे अच्छे लोग, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, परामर्श देने वाले लोग। तो लोग के लिए परामर्श देना शब्द उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो वो एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। परामर्श देने वाले लोग, तो लोगों के लिए परामर्श देना शब्द जो आया है वो एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। तो इसको जब इन्फिनेटिव को हम लिखेंगे तो एक्चुअली हम संज्ञा से पहले नहीं लिखते हैं बल्कि इसको बाद में लिखते हैं। तो इसको जब ट्रांसलेशन बनाओगे, परामर्श देने के लिए सबसे अच्छे लोग हमारे स्वयं के माता पिता हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो सबसे अच्छे लोग यानी द बेस्ट पीपल, या पर्सन्स भी लिख सकते हो। ठीक, द बेस्ट पर्सन्स। अब परामर्श देने के लिए यानी टू कंसल्ट, परामर्श देना या लेना, ये शब्द आप जानते होंगे। द बेस्ट पर्सन्स टू कंसल्ट यानी परामर्श लेने के लिए सबसे अच्छे लोग, परामर्श देने या लेने के लिए सबसे अच्छे लोग। तो वह लोग जो परामर्श देते हैं, वह लोग जो अच्छे हैं परामर्श देते हैं, यानी वह लोग जो परामर्श देते हैं उसकी विशेषता बता रहा है वो चीज, पूरा इन्फिनेटिव। तो इसलिए एडजेक्टिव के तौर पर भी काम करता है। अब इज मतलब आर यहां पे लगा देंगे,
आर मतलब हैं हमारे स्वयं के माता पिता, यानी अवर ओन यानी स्वयं के, माता पिता यानी पेरेंट्स। थोड़ा ट्रांसलेशन बन जाए तब चीजें समझने की कोशिश किया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें ट्रांसलेशन भी बताते रहो समझाते भी रहो तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो देखिए, द बेस्ट पर्सन्स टू कंसल्ट आर अवर ओन पेरेंट्स। सलाह लेने के लिए, परामर्श लेने के लिए हमारे स्वयं के माता पिता सबसे अच्छे हैं। तो अगर हम इसको इस तरह सोचें, परामर्श लेने वाले सबसे अच्छे लोग, तो लोगों की एक्चुअली ये बस विशेषता बताता है कि वो परामर्श अच्छा देते हैं, वो विशेषता के तौर पर प्रयोग किया जाएगा, एडजेक्टिव के तौर पर। इसीलिए ये माना जाएगा एज एन एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के तौर पर भी काम करता है। चलिए दूसरा समझते हैं। अध्यापक ने पूरा करने के लिए कई सारे कार्य सौंपे हैं। पहले बना लेते हैं, किसने सौंपा है? अध्यापक ने। सबसे पहले तो ट्रांसलेशन बनाइए, द टीचर। फिर ये सौंपे हैं एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट आंसर, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे, हैज लगाएंगे, द टीचर हैज। अब फिर क्रिया लिखेंगे, सौंपे हैं, सौंपना की अंग्रेजी असाइन होता है, जैसा आप सभी जानते भी होंगे। असाइंड, द टीचर हैज असाइंड। क्या सौंपे हैं? कई सारे कार्य। पहले ये लिखा जाएगा, कई सारे कार्य यानी सेवरल, या मैंने भी लिख सकते हो सेवरल टास्क लिख दो, या कार्य का वर्क लिख दो। अब बचता क्या है पूरा करने के लिए? तो एक्चुअली ये इन्फिनिटिव है। यहां पे देखिए, पूरा करने ने अक्षर आ गया, तो ये इन्फिनिटिव है, तो इसको पहले हमें बनाना है टू कंप्लीट, टू कंप्लीट। तो भैया जी एक चीज एकदम से ध्यान रखिए, है तो बहुत टफ ही है, ये चीज ध्यान रखिए कि अगर जो इन्फिनिटिव होता है वो अगर एडजेक्टिव के तौर पर आया है तो उसको हमेशा नाउन के बाद लिखना होता है। जैसे पूरा करने के लिए कई सारे कार्य, तो कई सारे कार्य, इसकी ये विशेषता है कि पूरा करने वाली चीजें हैं, पूरा करने वाला कार्य। तो कार्य से पहले पूरा करना है तो वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जब ये एडजेक्टिव के तौर पर आएगा तो पहले नाउन लिखा जाएगा, कई सारे कार्यों को पहले लिख देंगे सेवरल वर्क्स, उसके बाद ये जो इन्फिनिटिव है पूरा करने के लिए ये बाद में लिखेंगे टू कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह ये एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। अध्यापक ने पूरा करने के लिए कई सारे कार्य सौंपे हैं, द टीचर हैज असाइंड सेवरल वर्क्स टू कंप्लीट। अब यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। ये चीजें नहीं समझ में आई है तो कृपया मुझे बताइएगा जरूर, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, जितना बढ़िया समझ जाओगे उतना अच्छा ट्रांसलेशन बनेगा। ठीक है, तो नाउन के तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर और उसके बाद एडवर्ब के तौर पर कैसे ये प्रयोग होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सो नाउ यू मस्ट नो दैट इन्फिनेटिव कैन आल्सो बी एडवर्बियल। आपको जानना चाहिए कि इन्फिनेटिव एडवर्बियल भी हो सकता है, यानी ये एक एडवर्ब के तौर पर भी काम करता है। ये मैं आपको बताता हूं। यहां से ये सेंटेंस देखिए, परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक पाने के लिए व्यक्ति को मेहनत से अध्ययन करना चाहिए। तो यहां पर ये पहली बात तो इन्फिनिटिव है, पाने के लिए। ठीक है, ये एडवर्ब के रूप में जब आएगा तो ये रीडर को बताता है, या आपको बताता है कि कोई कार्य जरूरी क्यों है, व्हाई इट इज नेसेसरी। इसको नेसेसिटी को दर्शाता है, आवश्यकता को बताता है। तो व्यक्ति को मेहनत से अध्ययन करना चाहिए, क्यों? क्यों यानी क्यों का प्रश्न करने पर एडवर्ब ऑफ रीजन प्राप्त होता है, एडवर्ब कारण सूचक क्रिया विशेषण प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये कारण बता रहा है, अध्ययन करना चाहिए क्यों? परीक्षा में सर्वोच्च अंक पाने के लिए, पूरे वाक्य की विशेषता प्रकट कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। तो चूंकि ये शब्दों का समूह है जिसमें इन्फिनिटिव है, इसलिए इसको हम एडवर्बियल फ्रेज कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो एडवर्ब है इन्फिनिटिव में, इसको सब्जेक्ट से लेना देना नहीं होता है। ये चाहो तो सब्जेक्ट से पहले भी लिख सकते हैं और चाहो तो वाक्य के अंत में भी लिख सकते हैं, यानी इसको हम मूवेबल कह सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। चाहो तो सब्जेक्ट से पहले ही कामा लगा के लिख दो या लास्ट में लिख दो। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं। परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक पाने के लिए व्यक्ति को मेहनत से अध्ययन करना चाहिए। चाहे तो हम ये पूरा भाग आगे ही लिख सकते हैं, पाने के लिए, यानी टू गेन मतलब पाना, गेन मतलब पाना भी होता है, प्राप्त करना। टू गेन क्या पाना? सर्वोच्च अंक, सर्वोच्च यानी द हाईएस्ट, टू गेन द हाईएस्ट मार्क्स। अब ये परीक्षाओं में, इनको लिख दो इन एग्जामिनेशन।
टू गेन द हाईएस्ट मार्क्स इन एग्जामिनेशन। अब ये बनाना है व्यक्ति को मेहनत से अध्ययन करना चाहिए। किसको करना चाहिए? व्यक्ति को। ये एक्चुअली सब्जेक्ट है, तो व्यक्ति की अंग्रेजी वन भी होती है, ध्यान रखिए। करना चाहिए यहाँ पे हमने मस्ट का यूज करना है क्योंकि ये चीज जरूरी है, तो जरूरी के लिए मस्ट लिखा जाता है। वन मस्ट अध्ययन करना, यानी अध्ययन करना की अंग्रेजी होता है स्टडी। ठीक, वन मस्ट स्टडी, व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए मेहनत से। इसकी अंग्रेजी होता है डिलिजेंटली। ये आपका सेंटेंस बन गया। तो आपने देखा सब्जेक्ट से पहले ही ये एडवर्बियल जो इन्फिनेटिव है उसका प्रयोग हो गया। टू गेन द हाईएस्ट मार्क्स इन एग्जामिनेशन वन मस्ट स्टडी डिलिजेंटली। चाहे तो इसको हम वाक्य अंत में भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, वन मस्ट स्टडी डिलिजेंटली टू गेन द हाईएस्ट मार्क्स इन एग्जामिनेशन। यानी इसको हम मूव कर सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट से पहले ही कामा लगा के लिख दो। जैसे देखिए, ईश्वर ने दुनिया को देखने के लिए हमें 2 आंखें दी हैं। ये पूरा जो भाग है दुनिया को देखने के लिए, ये आपका इन्फिनेटिव है जो एडवर्ब की तरह से प्रयोग हुआ है, क्योंकि ईश्वर ने हमें आंखें दी हैं, 2 आंखें दी हैं। क्यों दी हैं? क्यों के प्रश्न पर मिलता है दुनिया को देखने के लिए, तो इसको हम एक प्रकार से एडवर्ब ऑफ रीजन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज या तो वाक्यांत में लिख दो या तो कॉमा लगा के चाहो तो आगे भी लिख सकते हो, इसीलिए इसको हम मूवेबल कह सकते हैं। तो चलिए इसको लास्ट बनाते हैं, पहले इसको लिखते हैं गॉड। ठीक, अब ये चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो टेंस तो भैया सही बनना ही चाहिए। गॉड हैज दी है, यानी दिया की अंग्रेजी गिव होता है, उसका थर्ड फॉर्म गिवन होता है। गॉड हैज गिवन, दी है, किसको दी है? हमें। पहले वो लिख दीजिए, 2 आंखें यानी 2 आईज। ठीक है, गॉड हैज गिवन अस 2 आईज। अब ये इन्फिनेटिव है दुनिया को देखने के लिए, तो पहले इन्फिनेटिव लिखिए देखने के लिए। क्या देखने के लिए? दुनिया को, उसका ऑब्जेक्ट हो, बाद में लिखा जाएगा, तो ये लिख दो टू सी। ये आपका इन्फिनेटिव हो गया, टू सी। क्या देखने के लिए? दुनिया को, यानी द वर्ल्ड। इन्फिनेटिव 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 कैन बी यूज्ड एनीवेयर। ठीक है, तो गॉड हैज गिवन अस 2 आईज टू सी द वर्ल्ड, ये बन गया इन्फिनेटिव। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे नाउन के रूप में इन्फिनेटिव कहाँ प्रयोग होता है, एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में कैसे क्या प्रयोग होता है। और उम्मीद करता हूं आप भी इसी तरह ट्रांसलेशन बना सकते हो। आगे वीडियोस में मैं स्टेप बाय स्टेप जितने भी क्लासिफिकेशन है इन्फिनेटिव के अंग्रेजी के अनुसार मैं बताऊंगा, जैसे इन्फिनेटिव फ्रेजेस, बेयर इन्फिनेटिव्स, स्प्लिट इन्फिनेटिव्स, परफेक्ट इन्फिनेटिव, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव और पैसिव इन्फिनेटिव के साथ साथ निगेटिव इन्फिनेटिव, ये मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी परेशानी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।